आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। पंजाब में खालिस्तान का सपोर्ट करने वाले अमृतपाल पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, पर इसकी गिरफ्तारी के साथ ही पंजाब में बवाल और बढ़ सकता है। अमृतपाल के सपोर्टर अब भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इन्हें कंट्रोल कर रही है। इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस सख्ती कर रही है। पंजाब की हलचल पर केंद्र भी नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय की नजर इस एक्शन पर है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ये पता लगाएगी कि अमृतपाल के तार कहां से जुड़े हैं, वो आगे क्या करने वाला था। सवाल यह है कि क्या अमृतपाल के अरेस्ट के बाद उसके आतंक का अंत हो गया है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार करने में क्या देर कर दी, इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला में चर्चा। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के शिकंजे में अमृतपाल। पंजाब में बवाल ही बवाल। खालिस्तान का सपोर्ट करने वाले अमृतपाल को अरेस्ट करने के बाद पंजाब में बड़ा बवाल शुरू हो गया है। पर प्रशासन ने इत्थे पूरी अपनी फोर्स डिप्लॉय करके ते जिहड़ा सानू इत्थे रोकिया होया। अमृतपाल का सपोर्ट करने वाले लोग अब भीड़ जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ने के आसार हैं। ऐसे में पंजाब में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। पूरे पंजाब में इंटरनेट सर्विस कल दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। अमृतपाल के 6 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। अमृतपाल की तलाश पुलिस को काफी वक्त से थी। अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 2 हेट स्पीच के मामले हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी तो हो गई है, पर सवाल ये है कि क्या ये अमृतपाल के आतंक का अंत है या आगे कुछ और बड़ा होने वाला है। सवाल ये भी है कि आखिर अमृतपाल इतना बड़ा कैसे बना। एक सवाल पुलिस पर भी कि आखिर अमृतपाल को गिरफ्तार करने में इतनी देरी पुलिस ने क्यों की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ राजेंद्र सिंह हैं, इसके साथ ही साथ रमनिक मान हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी हमारे साथ हैं। चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनीष, ताजा अपडेट आप बता दीजिए। ताजा हालात फिलहाल क्या हैं, किस तरीके से पंजाब में फिलहाल पुलिस काम कर रही है, क्योंकि माहौल जाहिर सी बात है सेंसिटिव हो सकता है। पर फोर्स का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है। करीबन 2000 की संख्या में पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 4 कंपनियां हैं सीआरपीएफ की, उसके अलावा 2 एसएसबी की कंपनियां उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। जो मेन अफेक्टेड एरिया है जहां पर अमृतपाल का इस समय सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जैसे उसका पैतृक गांव झलरपुर खेड़ा, उसके अलावा ब्यास का इलाका, अमृतसर, खेमकरन, साथ में अजनाला और तरन तारण, ये वो एरियाज हैं जहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। एक साथ क्रैकडाउन डाला गया। सोचे समझे तरीके से कल नोटिफिकेशन इशू किया गया। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चीफ सेक्रेटरी ने वहां पर नोटिफिकेशन इशू किया। लॉ एंड ऑर्डर जितनी भी एजेंसीज हैं उनको ये दिया कि आज इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी, ताकि कहीं से भी जो वीडियोस हैं उनको सर्कुलेट ना कर सकें। उसके बाद ये करीबन 100 गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियों का काफिला था, जो कि डीआईजी रेंज इस समय चहल हैं जलंधर के, उनकी अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन लीड किया गया और फिर उसके बाद जाके धरपकड़ की गई। और अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है, करीबन 20 से ज्यादा की संख्या में अमृतपाल और उनके जो सहयोगी हैं उनको डिटेन किया गया है। और उसके अलावा करीबन 50 ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग जगहों पर इस समय रोका गया है, ताकि कहीं से भी अग्रेसिवली जो प्रोटेस्ट है वो इनिशिएट ना कर सके। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो वो फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लाइव कर रहे थे, उन सबको रोक दिया गया है। ठीक है, यानी कि मनीष अभी पूरे हालात पर पुलिस ने नजर बनाए हुए है, पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश है ताकि पंजाब के हालात ना बिगड़े। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी पंजाब राजेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आपने पंजाब में काम किया है, पंजाब के हालात को आप बखूबी समझते हैं, कैसे हालात वहां पर सेंसिटिव हो जाते हैं आप ये जानते हैं। अब जब अमृतपाल को पकड़ लिया गया है तो आपको लगता है कि मामले का अंत हो जाएगा या यहां से कुछ और बड़ा भी हो सकता है? आवाज मिल रही है सर? आपने मेरे से पूछा? जी जी जी। ओके, पहले मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद आपने मनीष से पूछा। नहीं जी, आपसे सवाल।
आज देखो ये जो पंजाब में सारे लोग रहते हैं ना, वो सभी इस मामले पे थोड़े सहमे हुए थे, परेशान भी थे कि ये हो क्या रहा है। पंजाब में एक इतिहास है पहले आतंकवाद का, वो सभी लोग उसको जानते हैं, कितना बुरा फेस था वो। तो वो प्रशासन पे प्रश्न लगा के बैठे हुए थे लोग कि इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो आज अगर प्रशासन ने इसको गिरफ्तार किया है तो मेरा ख्याल है ये राइट स्टेप है प्रशासन का। और प्रशासन ने काफी अच्छे तरीके से कोशिश की है कि सावधानी ली जाए, कोई नुकसान ना हो किसी का। सेंसिटिव इश्यू तो है ही है, और आगे भी वो उन्होंने ध्यान बनाया हुआ है कि ताकि किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी हालात पर काबू पाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई कितनी जरूरी थी ये अजनाला में जिस तरीके की घटना हुई थी उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जरूरी था। रमणीक, अभी फिलहाल जो हालात है पंजाब के वो सेंसिटिव हैं, पुलिस कंट्रोल कर रही है, लेकिन पुलिस का ये कदम एक बड़ा कदम है और इसे समझा जा रहा है कि अमृतपाल के आतंक का ये अंत है। मैं लौटूं आपके पास रमणीक, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान एमएस बिट्टा साहब जुड़ गए हैं, अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट। बहुत स्वागत है आपका एमएस बिट्टा साहब। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है बिट्टा साहब कि क्या अमृतपाल की ये गिरफ्तारी हो जाना उसके आतंक का अंत है या अभी कुछ और होना बाकी है पंजाब में? चलिए लौटेंगे हम बिट्टा साहब के पास और उनसे इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन रमणीक, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि पंजाब पुलिस ने एक्शन ले लिया और ये एक्शन कितना जरूरी था ये सब जानते हैं, क्योंकि अजनाला के बाद जो नाम बढ़ता चला गया अमृतपाल का, उसके बाद एक दहशत पंजाब में पैदा हुई, पंजाब के लोगों में पैदा हुई। अब ये जो पुलिस का एक्शन है, क्या ये सही एक्शन है और सही समय पर लिया गया है? क्या इससे जो दहशत थी, जो आतंक था, वो खत्म हो जाएगा? रमणीक, आपसे सवाल है मेरा। आपको आवाज मिल रही है रमणीक? चलिए, मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं और चर्चा हम लगातार पंजाब के हालात को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं, टीवी पर हम उनको देख पा रहे हैं। बख्शी साहब, ये जो कार्रवाई है ये कितनी जरूरी थी और क्या ये सही समय है पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की है, और इसके बाद ये समझा जाए कि दी एंड हो जाएगा, जो खालिस्तान का नाम एक बार फिर से पनप रहा था पंजाब में, क्या उस पर अब फुल स्टॉप लग जाएगा इस कार्रवाई के बाद? देखिए, ये कार्रवाई बहुत ओवरड्यू थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ये कार्रवाई, लेकिन अभी तक ये नहीं की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा और असमंजस बन रहा था। जो पिछली बार कार्रवाई की पंजाब की पुलिस ने, वो तो परिहास बन के रह गया पंजाब की पुलिस का। बिल्कुल ही सरकार बिल्कुल और बिल्कुल मजाक सा बन गया था। देखिए, ये भिंडरावाले 2.0 एपिसोड नहीं हो सकती। याद है हमको 1980 की दशक, जब जो है पंजाब के अंदर एक बहुत ही भयावह हमने दौर देखा था, आतंक का दौर और कत्लो गारत का दौर। बहुत ही तकलीफ हुई थी पंजाब के लोगों को। मैं नहीं समझता वो चाहते हैं कि फिर वो एक ऐसे भयानक दौर से गुजरे। 4 साल पहले तक ये बिल्कुल नॉर्मल था, दाढ़ी काटता था, सिगरेट वगैरह पीता था, लेकिन अब ये एक बड़े भिंडरावाला 2.0 के रूप में उभरने की कोशिश हो रही है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, एंड इट हैज टू बी निप्ड इन द बड। इसको आपको समय पर रोकना पड़ेगा। You can't sleep on the wheel. You cannot allow it to just happen. आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, अपना सर रेत में नहीं दे सकते शुतुरमुर्ग की तरह।
भिंडरावाला फ्रैंकनस्टीन बन गया था। भिंडरावाले को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था कि अकालीस की पॉलिटिकल पावर को अंडरकट करें, लेकिन वो तो फ्रैंकनस्टीन बन गया था और उसने जो तबाही का दौर मचाया वो सब जानते हैं। अब पाकिस्तान बड़ी बेताबी से ढूंढ रहा है एक मौका कि खुद तो वो डूबने की कागार पे है, लेकिन वो चाहता है कि डूबते हम तो डूबेंगे, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। वो चाहता है कि कश्मीर में, पंजाब में वो आतंकवाद का दौर फिर जारी कर सके। तो बड़े ड्रोन से वो असला भेज रहा है, हथियार, ग्रेनेड, एक्सप्लोजिव, ड्रग्स, पैसे लगातार भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि टेररिज्म को रिवाइव किया जाए। और सबसे बड़ी चीज टेररिज्म को रिवाइव करने के लिए होगी भिंडरावाले 2.0। ये हम अलाउ नहीं कर सकते। किसी भी हालात में सुरक्षा एजेंसियों को क्रैकडाउन करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्रैकडाउन करना पड़ेगा ताकि ये निप इन द बड हो जाए। उसे इतना बड़ा ना होने दिया जाए जितना कि भिंडरावाले बन गया था। ये फ्रैंकनस्टीन की प्रोपोर्शन ले लेते हैं ऐसे लोकल संत जो उठते हैं, और ये तो डिक्लेयर्ड ओपन खालिस्तानी सपोर्टर है। बिल्कुल। देखिए बख्शी साहब, जैसा आपने कहा कि इसे भिंडरवाला नहीं बनने देना है, भिंडरवाला 2.0 बनने नहीं देना है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि बीते एक साल में, क्योंकि सितंबर 2022 में इसने वारिस दे संगठन का अध्यक्ष बना था, अपने आप को इसने अध्यक्ष बना दिया था। बीते एक साल में इसका नाम इतना बड़ा हो गया कि इसने अजनाला की उस घटना को अंजाम दे दिया जिसमें सैकड़ों समर्थकों के साथ एक थाने में जाता है, पुलिस वालों पर हमला करता है और अपने साथी को छुड़ा कर भी ले आता है। क्या ये पहले से प्रायोजित हो सकता है, या फिर इसे पहले से कहीं से कोई ट्रेनिंग मिल रही थी, पहले से इसे रेडिकलाइज किया जा रहा था? ये एक साल के भीतर होना क्या पॉसिबल है? बख्शी साहब, आप ये सवाल मेरे लिए है? जी जी जी, हेलो जी आपसे है बख्शी जी, आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि ये जो है अभी भी लेट नहीं है। अगर अभी भी सरकार एक्ट करे, और वो आज एक्शन शुरू हुआ है, नतीजा आउटकम हम देखना चाहेंगे क्या होता है। लेकिन ये कार्रवाई मैं तो कह रहा हूं मेरी अंदाज के मुताबिक बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। 4 साल में ये फिनोमेना कहीं से कहीं पहुंच गया है। और कल का जिसको कोई जानता नहीं था, जिसको लोगों को कुछ पता नहीं था, जिसके बारे में उसका इतना बड़ा प्रोपोर्शन अक्वायर कर लेना, सीधे सीधे एक फॉरेन हैंड दिखाता है। विदेश में इसको खड़ा किया गया, इसको शायद ट्रेन किया गया, इसको ब्रीफ किया गया, और इसको फिर इंडक्ट किया गया कि ये आकर ये एक नया दौर शुरू करे जहर उगलने का। हाँ। और जो आपस में वहां पे कम्युनल रिलेशंस हैं उनको तबाह करने का, वहां पे कत्लो गारत का दौर शुरू करने का, टेररिज्म को रिवाइव करने का। आप जानते हैं कि कितने अटैक्स वहां पे हो चुके हैं रॉकेट लॉन्चर्स के साथ। रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक आरपीजी 7B, ये तो कश्मीर में इस्तेमाल नहीं हो रहे जी, लेकिन पंजाब में शुरू हो गया। तो ये अपने आप में खतरे की घंटी है। हम इसको चैन से नहीं देख सकते, आराम से नहीं देख सकते कि नहीं साहब कुछ नहीं होगा, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। बिल्कुल वही ट्रेजेक्टरी वही जा रही। ठीक है, हमारे साथ MS बिट्टा साहब भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। MS बिट्टा साहब, देखिए ये इसे जोड़कर देखा जा रहा है भिंडरवाला 2.0 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद लग रहा था कि पंजाब में सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन एकाएक इस शख्स का सामने आना, अमृतपाल का सामने आना, दुबई से 1 साल पहले लौटना, अपने संगठन को खड़ा करना और अजनाला में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, हालांकि आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या ये अंत है अब अमृतपाल का, या यहां से एक नई कहानी शुरू हो सकती है, या यहां से अभी और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो पुलिस को करना जरूरी है? देखो जी, मैं आपकी डिबेट में अभी सरदार राजेंद्र सिंह डीजीपी देख रहा था, शायद अभी बैठे होंगे। जी जी, ये उस वक्त की सारी पुरानी कहानी जानती जब पुलिस में भर्ती हुए, IPS बने, मौत का कफन बांध के इन्होंने लड़ाई लड़ी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इन्होंने किस तरीके से सबने मिलकर पंजाब की फोर्सेस ने टेररिज्म को खत्म किया। कमी कहां आई? कमी आई राजनीतिक।
राजनीतिक कमजोरी, आतंकवादियों की फिर मदद करने लगी। ऑल पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं बची। जहां खौफ था पुलिस का, जहां खौफ था उन लोगों का, ये अब आतंकवाद कोई देखना नहीं चाहता। बहनों के सुहाग उजड़ते हुए देखना नहीं चाहता, बच्चों को यतीम खोते हुए देखना नहीं चाहता, ब्लू स्टार ऑपरेशन देखना नहीं चाहता, 84 के दंगे देखना नहीं चाहता। ये आम जनता फोर्सेस उनकी यही थी। पर पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया? 37,000 लोगों के शहीद होने के बाद, गांव के गांव खाली होने के बाद, एक 1947 बनी थी, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। एक 1947 उन लोगों के लिए जो सेकुलर सिख थे, जो देशभक्त थे, जो हिंदू भाई थे, उनके लिए 1947 बनी थी, जब पूरा पंजाब छोड़ के बेटा कहां, माँ कहां, बेटा कहां, रिश्तेदार कहां, सब बिछड़ गए। इतनी कुर्बानियों से 1900 पुलिस के जवानों ने शहादत दी, 19,000 हिंदू भाइयों ने कुर्बानी दी, 70% सिख भाइयों की कुर्बानी हुई। हमने सबक क्या सीखा? धर्म के ठेकेदारों ने और पॉलिटिशियनों ने। हमने जब उस वक्त कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई मिलकर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, मौत के कफन बांधे, और उसके बाद हमारे रास्ते अलग क्यों हुए? अरे अमृतपाल 4 महीने में आता है दुबई से, पहले बाल कटे होते हैं, सिक्खी स्वरूप का बाना पहनता है और पंजाब में खालिस्तान के नारे लगा देता है, और हम तमाशा देखते रहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के, उनको ढाल बना करके पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन यहाँ दारू है, यहाँ नार्को टेररिज्म है, यहाँ गंदगी है, यहाँ क्रिमिनल है, उनको ढाल बना के वहां ले जाता है। और क्या करती पुलिस? क्या करती? अगर पुलिस गोली चलाती, अगर पुलिस लाठी चलाती, वो यही चाहते थे कि लाठी चले, गोली चले, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हो और फिर भंडरावाला फिर तैयार हो। वो यही चाहते थे। पहले क्या हुआ? हरमंदिर साहब में क्या हुआ? इसी तरीके से भिंडरावाले ने ढाल बनाया हरमंदिर साहब को। भिंडरावाले का नाम लेने के लिए मैडम आज कोई तैयार नहीं है, खुल करके डरते हैं, कांपते हैं। एक्चुअली उस वक्त सारे बाहर लोगों को मार करके हरमंदिर साहब में चले जाते थे, इसी तरीके से ढाल बना लेते थे। और उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन इनकी गलतियों से हुआ, 84 के दंगे इनकी गलतियों से हुए। बिल्कुल सही काम किया पंजाब पुलिस ने। पहले करते या अब करते या आगे करते, बिल्कुल सही काम किया है। अब हमें ये देखना है आपके चैनलों के अंदर, मीडिया के अंदर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में अमन शांति चाहती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि पंजाब और हिंदुस्तान दुनिया में बदनाम हो। जब G20 पंजाब में चल रहा, दुनिया के फॉरनर आ रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान का, पंजाब का नाम ऊंचा करने के लिए, कौन उनके कलंक लगाना चाहता है कि अब हमें एक्सपोज होंगे। आपके चैनलों पे ये लोग एक्सपोज होंगे। आप पूछिए डीजीपी सरदार राजेंद्र सिंह जी से, इनके पुराने हालातों को पूछिए, किस तरीके से पंजाब को निकाला गया। आज सब धर्म के ठेकेदार बन गए। और मैं एक और चीज कह दूं मैडम, जितनी देर तक हमारा ये अनुभव है पूरे हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा साहब से, ये आवाज नहीं उठेगी कि हम खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ हैं जो भूखा नंगा पाकिस्तान जिससे मिलना चाहते हैं, जो हमारे गुरुद्वारा था, जो हमारे सिख हिंदू भाइयों का अपमान करते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खालिस्तान के नारे लगाते हैं और मंदिरों का अपमान करते हैं, कनाडा में अपमान करते हैं। जितनी देर तक हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा साहब से आवाज नहीं उठेगी सिख संगत की तरफ से, ये बंदूक गोलियां भी कुछ नहीं कर पाएगी। ना गोली की जरूरत पड़ेगी, ना बम की जरूरत पड़ेगी, ना फौज की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ सरदार मेरे भाई निकले बाहर और विरोध करें इनका खुल करके। अमित शाह जी अगर कहते हैं, किसी को इंटरव्यू देते हुए को पत्रकार सवाल पूछता है क्या पंजाब में खालिस्तान के बारे में, वो एक होम मिनिस्टर होते हुए कहते हैं हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, खालिस्तान नहीं बन सकता। क्या गलत कहा जी? उनको धमकी दे दी इन्होंने, इन बदमाशों ने धमकी दे दी। क्या धमकी दी? पहले इंदिरा गांधी को मारा, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह को मारेंगे। इनकी इतनी हिम्मत, इनके इतने सिर चढ़ गए। सवाल सबसे बड़ा कि सिख कौम की हर व्यक्ति दुनिया के अंदर सिर झुकाता है। ठीक है, आप
चंद जी, आपने चूंकि राजनीतिक हाथ की बात कही कि राजनीतिक मंशा, राजनीतिक अपने हितों को पूरा करने के लिए ऐसे संगठन को बढ़ावा दे दिया जाता है जो पंजाब के लिए, इस पूरे देश के लिए घातक है। इकराम संधू जी, अभी तक ये पूछा जा रहा था सवाल कि केजरीवाल की जो वहां पर सरकार है, जो भगवंत मान की सरकार है पंजाब में, वो काम क्यों नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन अब पंजाब पुलिस ने कार्रवाई कर दी और पकड़ लिया अमृतपाल को। तो क्या ये कार्रवाई बिल्कुल सटीक समय पर हो गई? और जैसा राजनीतिक मंशा की बात कर रहे थे, ये ऐसा तो नहीं है एकाएक पल बढ़ गया, ये तो पहले से चला आ रहा था जो अब जाकर सामने आ गया, फूट पड़ा। नमस्ते जी, बहुत बढ़िया किया इन्होंने, और हम ये बात पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, कांग्रेस एक पार्टी है जिसकी जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स टेररिज्म, और बिट्टा जी भी इसे मानेंगे। टेररिज्म खत्म किया था तो कांग्रेस सरकार ने किया था, सरदार बिट्टा जी भी उसमें। एक मिनट मेरी बात सुनो जी। सर बोलने तो दीजिए, आप 5 मिनट बोले, 2 मिनट मेरी सुन लीजिए। हाँ, सरदार बेअंत सिंह जी इसमें इन्वॉल्व थे, पंजाब पुलिस इन्वॉल्व थी, और हमने टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंका आज से 25-30 साल पहले। अब क्या हो रहा है? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सबसे पहले आपने ये पैंतरा टेररिज्म के साथ, खालिस्तानियों के साथ, सेपरेटिस्ट के साथ बैठने का शुरू किया था 2017 की इलेक्शन में, और तब भी हमने इस चीज के बारे में वार्न किया था। उसके बाद इन्हीं के घर के बंदे जो अब घर का भेदी लंका ढाए, कुमार विश्वास ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर होए तो मैं खालिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। इन्होंने सिर्फ उसका खंडन किया। अगर ये बात नहीं हुई थी तो इन्होंने केस क्यों नहीं किया कुमार विश्वास के अगेंस्ट? दैट मींस ये बात हुई थी। जब ऐसी बात होती है और वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है तो इन लोगों को तो टूल मिलती है। ये जो लोग पिछले 20 साल से अपनी बिलों में छुपे हुए थे, बाहर आ गए। अमृतपाल क्या चीज है, आप मुझे बताइए। वारिस पंजाब का क्या चीज है? वारिस पंजाब का एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो दीप सिद्धू ने शुरू की थी, जो एक स्मॉल टाइम बीजेपी ऑपरेटर था। सनी देओल जो गुरदासपुर से इलेक्शन लड़े पिछली 2019 में, उनका इलेक्शन एजेंट था, उसने वारिस पंजाब का बनाया। उसके बाद अमृतपाल आ गया। हमने तो जून तक कभी अमृतपाल सिंह का नाम भी नहीं सुना था। एक ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक चलाता था दुबई के अंदर। सडनली जून के अंदर वो इंडिया आता है और वो बैप्टाइज सेक्स जिसे कहते हैं। नहीं इकराम जी, इसी बात का जिक्र तो बिट्टा साहब कर रहे थे कि देखिए अब राजनीतिक यहाँ पर अपनी अपनी बातों को कहना और इसमें राजनीति ढूंढना और एक दूसरे के सर के ऊपर टोपी पहना देना, ये करना हमें छोड़ना होगा, तभी शायद खालिस्तान से पीछा छुड़ाया जा सकता है। आपने बीजेपी का नाम ले दिया, आपने आम आदमी पार्टी का नाम ले दिया। सर, इससे पहले तो आपकी सरकार थी ना पंजाब में कई सालों तक, आम आदमी पार्टी की सरकार तो अभी बनी है। हमारी सरकार के टाइम खालिस्तान के नारे कहां लगे थे, आप मुझे बताइए। 2022 मार्च से पहले कहां खालिस्तान के नारे लगे थे? अच्छा, 2022 के पहले एक ही पार्टी है, अकाली दल अमृतसर, जो कि सेपरेटिस्ट एजेंडा। मैं जवाब ले लूं, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जीडी बख्शी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। बिट्टा साहब, जो भी इकराम संधू जी कह रहे हैं कि देखिए ये किस किस सरकार की, किस किस पार्टी की गलती है, ये अब सामने रखना जरूरी है। देखो जी, बात सुनो मेरी, स्पष्ट बात है, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको पहले हाथ जोड़ के निवेदन की, पंजाब में अमन शांति की जरूरत है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है ना। आतंकवाद लाया कौन था, जरा मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान के उन लोगों से, पत्रकारों से सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन लाया था आतंकवाद? आतंकवाद तैयार किया था किसने? भिंडरावाले को हरमंदर साहब भेजा था, किसने हथियार जाने दिए थे? लोगों का कत्लेआम कौन क्यों हुआ था? लाए भी हम, ठीक भी हमने किया, 36,000 लोग भी दुनिया से चले गए, 1900 पुलिस के जवान भी चले गए, पुलिस के जवानों ने मौत का कफन बांध करके कुर्बानी दी, परिवारों के परिवार खत्म कर दिए। हम फेरा लेने के लिए आए? आग लगाने वाले कोई और थे, खत्म करने वाले कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, फोर्सेस के जवानों ने मौत का कफन बांध के, हमने अकेले नहीं खत्म किया। अगर मैंने अपने शरीर पे बम खाए, मैंने कोई एहसान नहीं किया मैडम, ये मेरा कर्तव्य था। हम गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर पे फौज पे चलते हुए मजलूमों की रक्षा की। जब बच्चों से निकाल करके
सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, जी। हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया जाता था, जख्मियों के लिए हम हमेशा खून तैयार रहता था उनको देने के लिए। आज हम तमाशबीनी पे उतर आए, हमेशा राजनीति चलती रहेगी। कौन लाने वाला था खालिस्तान के नारे? आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं, खालिस्तान के नारे किसने ठीक। दिए थे? बताएं, ठीक है। बताएं अनंतपुर साहब में। प्रीतपाल सिंह जी, ये जो कार्रवाई पंजाब पुलिस ने की है, इस कार्रवाई को लेकर हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी और शायद बहुत पहले ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अमृतपाल को इतना बड़ा इतने कम समय में किसने बना दिया? 2022 सितंबर में वो अध्यक्ष बना इस संगठन का और उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक थाने पर जाता है, अपने समर्थकों के साथ निहंग तलवारें लहराता है, पुलिस पर हमला कर देता है और अपने साथी को छुड़ाकर वापस भी ले आता है। तो ये किसने बनाया अमृतपाल? कौन को? देखिए प्राची, मैं कुछ सच्ची बातें कहूंगा और जो ग्राउंड रियलिटी है उस चीज की बात करूंगा। ये इंसिडेंट जो अजनाला वाला जिसकी बात चल रही है वो 23 फरवरी को हुआ। आज ऑलमोस्ट 1 महीना होने को था जब जाके पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की, उसे पकड़ा। पंजाब पुलिस देश की सबसे बेहतरीन पुलिस है, उसी ने आतंकवाद खत्म किया। डीजीपी राजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने सारी चीजें बताई। आपके चैनल पे अमृतपाल ने इंटरव्यू दिया था, उसकी लोकेशन भी पता थी, रोज पता होता था कहाँ पे। आज सुबह से एक इंसिडेंट चल रहा था, उसे पकड़ने का 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, पुलिस पीछे पड़ी रही, उसे ऐसे डिटेन किया गया। सुबह से इंसिडेंट चल रहा था, वो तो भाई घर पे बैठा था, उसकी लोकेशंस का पता था। क्यों इतना सारा कुछ काम जाम किया गया? क्योंकि कल एक लॉरेंस बिश्नोई की दूसरी इंटरव्यू भी टेलीकास्ट की एक चैनल ने। उस चीज को वाइप आउट करने के लिए सारा ड्रामा रच गया। जो गवर्नमेंट बैठी है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। 1 साल पूरा हुआ इस गवर्नमेंट का, उसके मत्थे पे कलंक था। डीजीपी को बदलने की बातें चल रही थी, बाकी चीजें, पुलिस का मिसयूज किया। इस चीज को पकड़ा जा सकता था। और साथ में एक चीज और चल रही है पंजाब में कि वो एक अमृत संचार के प्रोग्राम में जा रहा था, जहां जाने के लिए रोका गया, पुलिस ने उसे वो करने नहीं दिया गया, वो प्रोग्राम पोस्टपोन किया गया। यही चीजें, बिट्टा जी भी बैठे हैं, राजेंद्र जी भी बैठे हैं, उस टाइम जब जरनैल सिंह भिंडरांवाला थे तो तब भी ऐसी चीजें ही प्लान आउट की गई थी उसे, उन्हें हीरो बनाने के लिए। वही सेम इंसिडेंट पंजाब में शुरू हो गए हैं। ये जो गवर्नमेंट चल रही है, पता नहीं ये क्या सोच के काम कर रहे हैं। हमारे लोग सुरक्षित ही नहीं है यहाँ पे। अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, शरेआम गोलियां चल रही हैं, मूसेवाला से लेके ये लॉरेंस बिश्नोई और अब ये अमृतपाल, 2 फैक्शनें खड़ी कर दी गई हैं। पंजाब में सेफ्टी का इशू आज की डेट में चल रहा है। इस चीज के कारण सारा माहौल सेट किया गया। अमृतपाल ने जो किया 23 तारीख को किया, 24 को पकड़ के अंदर दे देते, 25 को दे देते, 26 को दे देते। पूरे देश के चैनलों पे उसने इंटरव्यू किए हैं। पंजाब के बारे में सारा माहौल इस चीज का खराब होता रहा, पंजाब की बदनामी होती रही। G20 पंजाब में चल रहा है, आज भी चल रहा है, कल तक G20 है। और आज जत्थेबंदियां मार्च करने लग गई, कई जगहों पे रोड ब्लॉक हो गई हैं। तो पंजाब का नाम तो भैया खराब हो रहा है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, अच्छा किया, बट ये 20 दिन पहले ले लेती, 15 दिन पहले ले लेती। क्यों इस चीज को एक हाइप क्रिएट करी गई, एक माहौल उसके पक्ष में बनाया गया। जो गरम ख्याली लोग आज भी पंजाब में रहते हैं, उनका हीरो क्रिएट किया गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक, अमरजीत सिंह क्लियरली प्राची, इस चीज के जवाब इनसे आम आदमी पार्टी वालों से लेने बनते हैं। मैं बिल्कुल सवाल का जवाब लेती हूँ। अमरजीत सिंह जी, अमृतपाल को हीरो बनाने का काम किसने किया? जब फरवरी में उसने अजनाला में एक थाने पर जाकर पुलिस वालों के साथ मारपीट की थी, हमला किया था, तभी उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये 1 महीने का इंतजार किया गया, वो बढ़ता चला गया, उसका नाम बढ़ता चला गया, उसकी जो एक रेडिकलाइज विचारधारा है वो बढ़ती चली गई और आप उसने उसे एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर दिया। नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपसे ये, आपने पहले ही कहा, सभी साथियों ने जवाब दिया कि पहले भिंडरांवाले को कांग्रेस ने बना दिया, इस टेररिस्ट को उसने बना दिया, इसको इसने बना दिया। सभी का कहने का मकसद था कि भारत की कोई ना कोई एजेंसी ऐसे काम करती है, ऐसे लोगों को ऊपर करती है, बनाती है। पहले तो हमें इस बात का स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर ऐसा कोई संगठन बनता है, बैठता है, तो उसके पीछे हमारे ही देश की कोई ना कोई एजेंसी हो। ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बोल नहीं रहा, ये बात मेरे से पहले सभी प्रवक्ताओं ने बोली है, ये बात बिट्टा जी ने बोली है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, बीजेपी वाले सभी बोल रहे हैं, ऊपर दूसरा किसने बना दिया, उसने होगा कि इस बार पता ही नहीं चला उसको बनाया किसने। यहाँ पे प्रॉब्लम आके क्रिएट हो गई।
कोई कह रहा है उसको सिख फॉर जस्टिस फंडिंग कर रहा है, कोई बोल रहा है उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है उसको अमेरिका कनाडा सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा है। मैं तो कहता हूं हमारे देश की एजेंसियों को डूब मरना चाहिए। अगर बात के देश की तो हमारे देश की एजेंसियां क्या जहां पे झाग मार रही है क्या? अमरजीत सिंह जी, एजेंसियों पर आप सवाल उठा रहे हैं यहाँ बैठकर। सरकार है आम आदमी पार्टी की, सरकार है आम आदमी पार्टी की अमरजीत सिंह जी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही थी इतने दिनों तक? अमृतपाल अपने घर में बैठा बैठा अपने तमाम काम करता रहा और आपको पहुंचने में इतना वक्त लग गया उसके पास। आज आपको उसका पीछा करना पड़ा, आपको पूरी पुलिस फोर्स लगानी पड़ी, तब जाकर आप अमृतपाल को पकड़ पाए। घर से तो आप उसे पकड़ नहीं पाए, आप एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, इसका जवाब मेरे जो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं वो देंगे। रुक जाइए सर, आप बेतुकी बात कर रहे हैं, आप बेतुकी बात कर रहे हैं अमरजीत सिंह जी। अगर लाइसेंस ही निकलेंगे तो फिर क्या करेंगे? एज पर रूल काम करना पड़ेगा, रूल से बाहर तो कोई जा नहीं सकता। तो ये कौन सी रूल बुक में लिखा था कि अपने भारी समर्थकों के साथ कोई एक थाने के बाहर पहुंच जाए और पुलिस पर हमला कर दे, आप उसकी गिरफ्तारी भी ना करें? ये कौन सी रूल बुक पे लिखा है? ये कौन सी रूल बुक पे लिखा है? आप बेतुकी बातें ना करें सर, आप सही से तर्क पेश करें। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। रमणीक जी, किसने बनाया अमृतपाल को? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त उससे हुआ नहीं दुबई से वापस आए हुए। वो इतना बड़ा नाम बन गया, वो इतना बड़ा चेहरा बन गया कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत आज करनी पड़ी। देखिए प्राची, 2-3 बातों के ऊपर बहुत जरूरी है ध्यान देना। ये टाइमिंग इसके अरेस्ट की, अगर मैं आपका ऊपर अटेंशन आपकी ड्रॉ करूं, उस वक्त जब बिल क्लिंटन भारत में आए थे तब चिट्टी सिंहपुरा का कांड हुआ था, तो कश्मीर के मुद्दे को हाईलाइट करने का एक प्रयास किया गया था। और अभी पीछे डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तब भी एक शाहीन बाग के नाम से एक यहाँ पे फियास्को हुआ दिल्ली में। और अब देखिए, जब G20 की बैठक पंजाब में चल रही है उस वक्त इसका अरेस्ट होता है, और अरेस्ट ऐसा अर्ली मॉर्निंग जो है वो सुबह सजरे इन्होंने काम शुरू किया और सारा दिन इसको सड़कों पे दौड़ाते रहे और वो एक पूरा टीवी के ऊपर तमाशा चलता रहा सारा दिन। ये तो पकड़ा जा सकता था, ये कोई इतना बहुत बड़ा विषय नहीं था इसको पकड़ना। इसका पता है कि कहाँ पे है, इसकी लोकेशन का पता था, इसको उठा लेते। तो इतना तमाशा किया, ये क्या ग्लोबलाइजेशन ऑफ अमृतपाल, कोई इसके अंदर साजिश किसकी है? ये पंजाब सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि टाइमिंग क्या है। और देखिए, मैंने अगर आपको याद हो तो 10 मार्च 2022 को जब इनका रिजल्ट आया था पंजाब का इलेक्शन का, तब मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आके बाद में कहेगी इनका खालिस्तानियों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, और ये बाद में कहेंगे कि साहब कि एजेंसियां क्या कर रही थी, सो रही थी, भारत सरकार क्या कर रही थी, सो रही थी। और वही बात, वही सेम शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के समर्थक जो अमरजीत सिंह जी हमारे साथ हैं उन्होंने किया। तो देखिए, ये सारा एक कुकडअप है और ये इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, इस इशू को ग्लोबलाइज करना, जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर है और पंजाब के अंदर G20 का जो एक बैठक है उसको एड्रेस किया जा रहा है। तो ये टाइमिंग को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। और अब आपका सवाल आ गया इसको खड़ा किसने किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो वेस्टर्न नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, उसका एक K2 फॉर्मूला है, K1 बिंग कश्मीर एंड K2 बिंग खालिस्तान। तो उनके पास इतनी कुव्वत, ताकत, हैसियत, औकात नहीं है कि वो सीधी जंग लड़े भारत से। तो वो एक प्रॉक्सी वॉर के तहत कोई ना कोई डिस्टर्बेंस इंटरनल क्रिएट करने का उनका हमेशा से एक प्रयास रहा है। और वो संताप जो है पंजाब को अनफॉर्चुनेटली पहले भी भोगना पड़ा, और ये दोबारा ये प्रयास किया जा रहा है कि पंजाब को डिस्टेबलाइज किया जाए, हमारे यूथ को मरवाया जाए। और पंजाब के अंदर देखिए जो स्थिति है, दिस कुड हैव बीन कंट्रोल्ड, ये तो बहुत पहले कंट्रोल कर लेनी चाहिए थी, ये स्थिति इस हद तक लानी नहीं चाहिए थी। इसको आप अजनाला इंसिडेंट के अगले दिन पकड़ लेते, जैसे बालियावाल साहब कह रहे थे कि आप उसको अगले दिन पकड़ लेते, उसके बाद पकड़ लेते। आप G20 जब बिल्कुल अपने शिखर पे है पंजाब के अंदर, उस वक्त आप इसको तमाशा बना के पकड़ रहे हैं। ठीक है, चूंकि आपने पड़ोसी मुल्क का जिक्र किया और यहाँ पर बैठे एक साहब जो एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं इन तमाम सवालों के जवाब लेती हूँ। GD बख्शी साहब, अभी जो दो बातें निकल कर आई, एक तो ये कि अमृतपाल क्या ये खुद से कर रहा था या फिर पड़ोसी मुल्क से उसे ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या उसका कोई संपर्क था, क्या ये कोई पड़ोसी मुल्क की साजिश थी कि एक बार फिर से पंजाब में अशांति का माहौल क्रिएट किया जाए? और दूसरा ये कि क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि एक अमृतपाल नाम का शख्स जो दुबई में एक ड्राइवर का काम करता था, वो एकाएक पंजाब वापस लौटा और उसने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर लिया और लोगों को अपने साथ जुटा लिया?
नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आईएसआई एड़ी चोटी का जोर लगा रही है K2 प्लान के लिए। K2 प्लान जैसे कहा गया है कि कश्मीर और खालिस्तानी टेररिज्म को रिवाइव करने का एक प्लान है, सीधा सादा सटीक प्लान है, जिसके चलते पिछले पहले तो पाकिस्तान ने पंजाब में ड्रग जो है भेजकर पूरी हमारी नस्ल खराब करने की कोशिश करी, क्योंकि जब आप ड्रग से फ्लड करते हैं किसी प्रांत को तो वहां पे आपको बहुत सारे कंट्रोल ज़ॉम्बी मिल जाते हैं। देखिए खालिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, अब पंजाब के लोग तो उससे तंग आ चुके हैं, वो चख चुके हैं, ये सारा ड्रामा, ये ट्रेलर देख चुके हैं। 1980 की दशक में क्या हाल हुआ था पंजाब, क्या दहशत के दौर से, कत्लो गारत के दौर से पंजाब को गुजरना पड़ा था। पंजाब के लोग अंधे नहीं हैं, उनकी आंखें खुली हैं, वो जानते हैं कि ये सब पाकिस्तान की साजिश उस वक्त भी थी और फिर वही कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उकसा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके पुरखों ने वो आरे नाल चराए गए, तथियां देगा जलाए गए, उबाल के जो मारा, ये सब किसने किया था? यही जो पाकिस्तान के आज जो लोग बैठे हैं, उनके एंसेस्टर्स ने ही यही काम किया था। आज वो सबसे सक्के कैसे बन गए हमारे सिख भाइयों के, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये सीधा सीधा उनकी साजिश है कि भारत को तोड़ा जाए, भारत को कमजोर किया जाए, जबकि भारत G20 की प्रेसिडेंसी है, उसकी महिमा गरिमा पे चोट पहुंचाई जाए, उसको उसकी खिल्ली उड़वाई जाए, इस टाइप के तमाशे करते जी। और जैसे कि अभी यहाँ सजेस्ट किया गया है कि ये टाइमिंग भी थोड़ी सस्पेक्ट है, तरीका भी थोड़ा सस्पेक्ट लग रहा है। साहब इसको तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपने इसको स्नोबॉल होने क्यों दिया? आपने इसको इतना बड़ा होने क्यों दिया? आपने एक्शन को डिले क्यों किया? 4 साल पहले आया हुआ जो बंदा है उसको इतना बड़ा जैसे कि वो भिंडरा वाले 2.0 की रूप अख्तियार करने लगे, ये किसने अलाउ ये किया? क्यों ये होने दिया गया? अब ये सब तो खैर बाद की बात है। भाई वेयरफॉर्म, अभी मेरा ख्याल टाइम है कि हम जल्द से जल्द इसको निप इन द बड करें, इसके पहले कि ये प्रॉब्लम बड़ी हो, इसके पहले कि ये इतनी बड़ी हो कि बाहर के लोग इसमें कूद पड़े, जो कि बहुत इच्छुक है। ना केवल पाकिस्तान, आप जानते हैं कि सोरोस जी, ये जो अमेरिकन है, इसने भी वहां पे $1 बिलियन का राशि लगा रखी है भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इस सार्वजनिक क्षेत्र में है, सारी दुनिया जानती है। उसने धड़ल्ले से टेलीविजन पे बोला है। बिल्कुल, कि यानी मैं हमें इसके हर पहलू पर चोट करनी होगी ताकि ये जो दोबारा से पनपता हुआ नजर आ रहा है, ये सोच नजर आ रही है, इसे पूरी तरीके से जड़ से खत्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।